जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम होता है कि सर वोकैबुलरी कैसे प्रिपेयर करें। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है ना तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक अच्छी खासी लीड रख सकते हो। आप बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लर्क, एसएससी, सीजीएल, स्टेनोग्राफर, यूपीएससी या स्टेट पीएससी, किसी भी एग्जाम्स की। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं होता, हमारे एग्जाम में इंग्लिश नहीं आती। इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश ओनली। ऑफकोर्स आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश की बात करूंगा, लेकिन अगर आप हिंदी में एग्जाम देते हैं, मराठी में, उड़िया में, किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम देते हैं, सो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है तो आपको कॉम्प्रिहेंशन स्किल पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप किसी भी बुक के सेंटेंसेस को बहुत ही अच्छे से अडेप्ट कर सकते हो, सीख सकते हो, उनको कैसे यूज़ करना है आप ये भी जान सकते हो, और उसके मेन कॉन्टेक्स्ट को आप समझ सकते हो। सो इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश ओनली, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब भी स्टूडेंट्स की बात आती है वोकैबुलरी प्रिपेयर करने की, तो बहुत सारी कमियां रखते हैं या बहुत सारी मिस्टेक्स कमिट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही सारी बातें करूंगा, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज आप शेक्सपियर बन नहीं सकते और हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करें। तो जो उन्हीं बातों को बताऊंगा अगले 8 से 10 मिनट में ध्यान से सुनना। इस 8 से 10 मिनट के बाद आपके सोचने का नजरिया बहुत बदलेगा। मेरे जो स्टार्टिंग में बातें बोली उनको भी ध्यान देना। तो वीडियो लाया हूं मैं, आपका एजुकेटर सदन गुप्ता। वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक करिए, क्योंकि आपकी जो लाइक्स होते हैं वीडियो को फैलाते हैं। देखिए गाँव में कहीं पे एक बच्चा बैठा है जो तैयारी करना चाहता है और आपकी मदद से वो तैयारी कर सकता है, राइट रिसोर्सेज पे पहुंच सकता है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जाके उन वीडियोस को देखिए और अपनी ग्रामर को बहुत अच्छा करिए। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स आते हैं, क्वेरीज आती हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप हमको हमारे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की इंक्वायरी के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं गिवन नंबर पे। तो पहली बात, ये वीडियो किसके लिए होने वाला है। देखिए आप बैंक, एसएससी, यूपीएससी, कैट, स्टेट पीएससी, किसी भी एग्जाम को अगर आप कंसर्न कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेनिफिट करेगा। ओके, अब बात आती है कि क्या करें। अगर मुझे अपनी वोकैबुलरी अच्छी करनी है तो क्या करना चाहिए। देखिए 90% से ज्यादा स्टूडेंट, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात बोल रहा हूँ, 90% से ज्यादा स्टूडेंट कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखता। आप में से जितने स्टूडेंट्स ने भी मेरी क्लासेस ली हैं, मैं जब भी बेसिक्स कराता हूँ या मेरी जो पहली क्लास होती है, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, बेटा जाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखो। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हो तो आपको एक आइडिया लगता है कि पेपर आता कैसे है। सच है, अगर आप एसएससी की वोकैबुलरी की बात करो तो मतलब बहुत ही ज्यादा टफ वोकैबुलरी मेंस लेवल पे आ जाती है। कभी कभी ऐसा होगा कि शायद आपको 20 में से 15 वर्ड नहीं पता हो। वहीं अगर आप बैंकिंग के एग्जाम की बात करो तो वहां पे वोकैबुलरी का जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा कम होता है, हाँ, लेकिन एक आसानी होती है वहां पे कि आप पढ़ के उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके मीनिंग को समझ सकते हो। ये आपके पास लेवरेज है बैंकिंग में, बट एसएससी में नहीं। एसएससी में डायरेक्टली पूछता है। वही अगर आप यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी में ऑफकोर्स वोकैबुलरी तो नहीं पूछेगा, बट आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी होती हैं, तो उनकी कोई सर्टेनिटी है, उनका एक लेवल है। उस लेवल को समझने के लिए आपके पास उस तरीके की वोकैबुलरी होनी चाहिए। सच है, अगर टेक्नोलॉजी की बात करी जाए, ठीक है, मान लो कोरोना वायरस पे मैं बात कर लूं तो क्या होगा, वहां पे ऐसे वर्ड हो सकते हैं ना, दिस इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, या फिर बात करी जाए कि हाई प्रोफाइल लेबोरेटरीज में ऐसे रखा गया, तो हाई प्रोफाइल वर्ड उस पर्टिकुलर लेबोरेटरी से आया। सो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक जनरल बात बोल रहा हूँ। तो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं करते, इस वजह से उनकी वोकैबुलरी कभी भी अच्छी नहीं होती। एंड यस, इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश ओनली, आप अगर दूसरी लैंग्वेज को भी कंसर्न करते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि भाई आपको ना गागर में सागर नहीं भरना होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि नहीं मैं एक ही जगह पे सब कर लूं। हर एग्जाम की एक पर्टिकुलर डिफिकल्टी लेवल होती है। सच एज अगर आप कैट की बात कर लो तो मतलब फिर वो ऐसी इंग्लिश पूछेगा कि शायद आपको रोना भी आ सकता है। आप जेट का एक बार पेपर देख लीजिए जाके, तो आपको शायद मन भी ना करे कि आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर वहीं आप एसएससी, सीएचएसएल का पेपर देखते हैं तब शायद आपको लगेगा नहीं ये तो ईजी है। आप स्टेनो का देखते हैं तो थोड़ी सिमिलैरिटी दिख जाएगी। अगर आप बैंक पीओ मेंस का पेपर देखते हैं, ठीक है, तो वहां पे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा होगा, बट प्रीलिम्स में थोड़ा कम होगा। तो इससे आपको आइडिया लगता है कि आपको पढ़ना कितना है। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरी कैपेसिटी कुछ है नहीं और मैं कुछ भी कर जाऊंगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको कैजुअलिटी का मीनिंग नहीं पता
और आप इंड्यूसमेंट, प्रोजेनिटर जैसे वर्ड याद करने बैठ जाओ, कुछ होगा? सोचो, अगर आपके एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल इतना है ही नहीं तो मतलब क्या करोगे इनको जान के? बात समझ में आ गई ना? तो ये पहला स्टेप है, काम करिए, हफ्ते 10 दिन 15 दिन दीजिए। देखिए वैसे भी आप साल भर बर्बाद कर लोगे, ये मान के चलो, ठीक है। और फिर वही बात होती है झूठा दिलासा कि हाँ मेरा हो गया, फिर हम एग्जाम हॉल से निकलने के बाद सोचते हैं कि कोई सिंपैथी दे हमको आके, तो ऐसा नहीं होता। एक और बेनिफिट मिलता है कि देखो भाई हमें शेक्सपियर नहीं बनना है, ठीक है, तो आपको वो 2-4 लाख 5 लाख वर्ड प्रिपेयर करने की कोई जरूरत है नहीं, इन माई ओपिनियन। तो एक तो आइडिया लग जाता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो जैसे अगर आप एसएससी की कंपाइलेशन इंटरनेट पे बहुत सारे पढ़े हैं जहां पे उन्होंने पूरी वोकैबुलरी को डिस्कस किया हुआ है, रफली 3000 वर्ड्स हैं, रफली, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 50-100 पे, मैं उस पर बात नहीं करता, बट रफली 3000 वर्ड्स हैं। तो आपके पास एक कंपाइलेशन आ गया ना कि भाई इतना मैं कर लूंगा तो मेरा पेपर का कुछ हिस्सा तो कवर होगा ही होगा, बिकॉज एक पैटर्न है, एसएससी बहुत ज्यादा रिपीट करती है। वहीं अगर बैंकिंग पे बात करी जाए तो बैंकिंग में आजकल जिस तरीके का कॉम्प्रिहेंशन आने लगा है, पॉलिटिकल भी आता है, इकोनॉमिकल भी आता है, सोशल इश्यूज भी आने लगे हैं, तो हमारे पास फिर वो वैसी वोकैबुलरी होनी चाहिए। गॉट माय पॉइंट? तो इससे बेनिफिट ये मिलता है कि हम कॉन्टेक्स्ट भी समझ पाते हैं और उस बात को कैसे कहा जा रहा है ये भी समझ पाते हैं, और ये हमें कॉम्प्रिहेंशन पे, क्लोज टेस्ट पे, पैराजम्बल पे काफी ज्यादा मदद करता है। आप मेरे कॉम्प्रिहेंशन के वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये बातें किस लेवल तक सही होती हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? अच्छा, अब बात आती है कि क्या और कुछ किया जा सकता है। हाँ जी, अभी कुछ और बातें भी, इनको ध्यान दो। लर्न ऑल दी फॉर्म्स ऑफ द वर्ड, सॉरी इट्स नॉट परफॉर्म, इट्स फॉर्म, दैट वाज एन टाइपिंग एरर। तो मैं इस पे कह रहा था कि आप सारी फॉर्म्स को सीखिए। अब सारी फॉर्म्स का मतलब क्या है? सारी फॉर्म्स का कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि आपके सामने एक वर्ड आता है और वर्ड है आपके लिए जस्टिस, तो अब जस्टिस से रिलेटेड कैसे वर्ड बन सकते हैं? जस्टिस एक नाउन है, ठीक है, अब जस्टिस एक वर्ड बना दिया, जस्टिसिएबल, जस्टिफाई, ठीक है। और इसी तरीके से अगर साइंस की बात करी जाए तो साइंस एक नाउन है और मैं बोलूँ साइंटिफिक, अब साइंटिफिक एक एडजेक्टिव होता है, और साइंटिफिकली की अगर बात कर लीजिए, अगर मैं डबल LY लगा लूँ तो यहाँ पे एडवर्ब बन जाएगा। इसी तरीके से अगर लॉजिक की बात करूँ, सो लॉजिक से लॉजिकली, ठीक है, एंड प्रॉफिट से प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि आपको उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग होती है। और एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये लोगों के दिमाग में भगवान जाने कहाँ से बैठ जाता है कि उन्हें लगता है कि उन्हें इंग्लिश ग्रामर पे काम करना है सिर्फ, और वोकैबुलरी पे नहीं करना है। कुछ के दिमाग में बैठ जाता है कि मेरी सर वोकैबुलरी बहुत अच्छी है और मतलब मैं इंग्लिश लेकिन ग्रामर में परेशान हो जाता हूँ। देखो ये सब बकवास की बातें हैं, मैं नहीं मानता। इंग्लिश ग्रामर इज इक्वल टू वोकैबुलरी। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है देन डेफिनेटली वोकैबुलरी अच्छी होगी, और आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो ऑफ कोर्स ग्रामर आप काफी अच्छे से कर ले जाओगे। तो इस बात को ध्यान देना, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप मेरे बेसिक्स के वीडियो देखोगे तो हर वर्ड को अपने तरीके से यूज किया जाता है। सीधी सी बात है, जस्टिस एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ ए और एन नहीं आएगा। इसी तरीके अगर साइंस की बात करिए, इट्स अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ कभी ए और एन नहीं आता, और यही प्रॉपर नाउन जाके अगर मैं साइंटिफिक बना दूं इसको तो एडजेक्टिव बन जाएगा, तो इसके बाद एक नाउन आएगा। गॉट माई पॉइंट? और इसी तरीके से अगर मैं साइंटिफिकली बोलूं, सच एज द टास्क वाज डन साइंटिफिकली, ठीक है, एंड दिस इज लॉजिकली प्रूवन, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भाई वो आपको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। तो अब एडवर्ब हो गया तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकता है, और इसे समझ में आएगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। जो बच्चे बोलते हैं ना सर हमें कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता, कॉन्टेक्स्ट समझ में ना आने का सिंपल रीजन होता है कि आपने वर्ड याद तो कर लिया है लेकिन उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करी नहीं है। इस बात पॉइंट क्लियर? तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान देना, इससे क्या होगा कि आप जो भी सीखोगे ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से सीखोगे। इसी तरीके से जब भी आप किसी वर्ड को सीखे तो कोशिश करिए कि उसको सेंटेंस में बना ले, ये याद रखना। अच्छा, एक छोटी सी बात और है भाई, ये ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ना। मुझे समझ ही नहीं आती ये बात कि मतलब क्या है ये सब बकवास की बातें कि सर वो ट्रिक्स सीखनी है, वोकैबुलरी की ट्रिक्स सिखा दो। कुछ नहीं होता ट्रिक व्रिक। मैं सिंपल सी बात बताता हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, अंधभक्तों के जैसे फॉलो मत करना, मैं चाहता भी नहीं हूं। बात को सोचिए, आपको एक वर्ड दे दिया गया सच एज पीविश या मान लो रसल या करके कोई वर्ड दे दिया गया, अब उससे रिलेटेड आपको एक कहानी सुना दी गई, एक सेंटेंस बना दिया गया और कोई माइथोलॉजी से जोड़ दिया गया। एक बात बताओ, वहां तो बड़ी मेहनत बढ़ नहीं गई? सोचो, मतलब पहले तो वो वोकैबुलरी याद करो, फिर उसको स्टोरी से जोड़ो, तो कहीं ना कहीं टाइम भी ज्यादा लगा और एनर्जी भी ज्यादा लगी। तो ये सब बकवास की चीजों में पढ़ना नहीं। उसके लिए क्या करना है मैं आगे बात बताता हूँ, ठीक है। अब जब भी कोई वर्ड है सच एज, अगर आप एम्बिवेलेंट की बात करें, ठीक है, सो अब बात आती है एम्बिवेलेंट है क्या।
आप में से कोई मुझे बता सकता है भाई एम्बिवेलेंट का क्या मतलब होता है, एम्बिवेलेंट की मीनिंग क्या है? कोई भी बताइए, बताइए। देखिए एम्बिवेलेंट का मतलब कुछ खास, सीधी सी बात समझो कि वो एडजेक्टिव होता है, पहले तो ये ध्यान रखना। और इसका मतलब होता है जो मिली जुली भाषाओं का हो। अब कैसे मान लें कि सर होता है, देखो एम्बी मतलब होता है बहुत, इट्स अ रूट वर्ड, ठीक है। और बहुत मतलब जो में भी पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, ठीक है। उसके पास फीलिंग्स दोनों तरफ की हैं कि करें या ना करें। मतलब वो कहते नहीं थे, वो पुरानी मूवीज में होता नहीं था, वो आएगा वो नहीं आएगा, वो आएगा वो नहीं आएगा, ऐसा ठीक है। अरे वहां मत जाओ, इधर देखो। आप देखिए इसी तरीके से आपके सामने सेंटेंस है यहाँ पे, शी रिमेन्ड एम्बिवेलेंट अबाउट हर मैरिज, ओके, एंड द पार्टीज पोजीशन ऑन न्यूक्लियर वेपन इज डीपली एम्बिवेलेंट। अब आप खुद ही आइडिया ले लेंगे कि जब मैंने इसका बताया मिश्रित फीलिंग, ठीक है। और या बोले हैविंग और शोइंग अ मिक्सचर ऑफ फीलिंग और ओपिनियन, ठीक है। सो अब शी रिमेन्ड एम्बिवेलेंट अबाउट हर, मतलब उसको सोच रही है कि करूं या ना करूं, हाँ करूं या ना करूं। द पार्टीज पोजीशन ऑन न्यूक्लियर वेपन, तो जो पार्टी की पोजीशन है न्यूक्लियर वेपन पे बहुत ही ज्यादा, अब डीपली लगा है, ऑफकोर्स एडवर्ब है, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। एम्बिवेलेंट क्या हो गया कि भाई करे ना करें, वो अभी इसमें है। तो ये याद रखिएगा, आप ध्यान देंगे। अब देखो यहीं पे वाली बात आ गई ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर बताए तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको मदद करती है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। यहीं से एरर बनानी है तो तुरंत आप पकड़ लोगे। अगर वहां पे डीप एम्बिवेलेंट दे देगा तो कहोगे नहीं भाई इस तरीके से वर्ड हम यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, हम बात कर चुके हैं। अगली बात, रीड अ लॉट एज मच एज यू कैन। सी अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। रोज आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है ये मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे मैंने सेशंस लिए हुए हैं, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लेना। इसके अलावा लाइक आई रीड अ लॉट, मुझे बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक है, ठीक है। अब जैसे कुछ बुक्स हैं मेरी फेवरेट्स में से आती, जैसे अभी रिसेंटली मैंने पढ़ी थी लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट, ये जो गौर गोपाल दास हैं। उसके अलावा एक एक्सपर्ट सीक्रेट्स है, रफल ब्रूनोस ने लिखी थी। और एक डेल कार्नी है हाउ टू विन फ्रेंड इन्फ्लुएंस एंड पीपल, ये तो काफ़ी समय पहले बुक पढ़ी थी। गीता पढ़ी, या इसी तरीके से मैं कुछ और ऑथर के नाम दे रहा हूँ, सच एज रोहिंटन मिस्ट्री, चेतन भगत, अमृता पीतम, शशि थरूर, जुम्फा लेहरी। या फिर आपको सिडनी स्वेल्डॉन के नॉवेल पढ़ना पसंद है तो आप ये पढ़ सकते हो, ये फिक्शनल नॉवेल लिखते हैं। और कैरन किंग्सबरी ये लव स्टोरी लिखते हैं। तो लाइक नंबर ऑफ हैं, बट एक होती है कि सर वो तो मैं नॉवेल पढ़ रही हूँ बट रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो देखो भाई एक छोटी सी बात समझ लो, टाइम मिले तो पढ़ना चाहिए, अदरवाइज एग्जाम को कंसर्न करो और उसके हिसाब से चलो, ठीक है। अगर आप हमेशा से पढ़ते थे तो पढ़िए, रीडिंग की हैबिट डालनी है तो भी पढ़ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि पढ़ाई का सिलेबस हो नहीं रहा हो, तुम 4-4 घंटे बैठ के नॉवेल पढ़ रहे हो। गिव योर 30-40 मिनट, इससे ज्यादा नहीं देना। हाँ टाइम हो तो फिर आपकी मर्जी, ठीक है। सो सीखना है। और दूसरी बात बताता हूँ, देखो जो ऑथर हैं जो लिख रहे हैं तो ऑफकोर्स उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, लैंग्वेज अच्छी होती है, बट दे ऑल्सो रीड अ लॉट। तो आप जितना ज्यादा रीड करोगे ना, आपका कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। आपको शब्द कैसे यूज करना आता है ये पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था, सच एज ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर कर दिया मैंने। अब इसके कई मीनिंग हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि तुम अपने कमरे में बढ़िया सोफे के ऊपर बैठे हो और टीवी देख रहे हो बैठ के, या फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, और वहां पे क्या हुआ कि आपके दोस्त ने या किसी रिश्तेदार ने दरवाजे नॉक किया, तो मम्मी ने कहा भाई दरवाजा खोल दो, तो एक तो आया कि दरवाजा खोल दो। इसी तरीके से अभी कोरोना चल रहा है और कुछ कंपनीज हैं अदर कंट्रीज की, तो वो आना चाहती हैं, तो अब गवर्नमेंट ने डोर ओपन कर दिया। तो अब यहाँ तो है नहीं मोदी जी गए और बढ़िया सा दरवाजा खोला ऐसा सोने का, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली वो लाइसेंस वगैरह पे काम करेंगे। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में जो योगी जी हैं उन्होंने लेबर लॉ को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, उसमें कुछ चीजें हैं आई नो, तो आपको भी पता होगा, तो उस पे कुछ फ्रीडम्स थी वो उन्होंने रखी हैं और कुछ पे काम करना है। तो मतलब इस तरीके से ओपन द डोर का कॉन्टेक्स्ट वहां पे बनता है, ठीक है। तो ये इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। इसके बाद आती है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। सी मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स साथ में नहीं करना चाहिए। सिनोनिम्स तो फिर भी कर लो, बट एंटोनिम्स को हो सके तो ना करो। मतलब स्टार्टिंग के लेवल पे तो बिल्कुल मत करो, जब आप थोड़ी सी एक वोकैबुलरी अच्छी हो जाए फिर आप कर सकते हो। जैसे अगर पीविश की बात करी जाए तो इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा, ठीक है, इरिटेबल। अब इसके सिनोनिम्स बनते हैं एक्रीमोनियस, एंग्री, बैड टेम्पर्ड, कैंटैंकरस, ठीक है। तो ये सबका मतलब चिड़चिड़ा होता है, इरिटेबल भी होता है, इरिटेटेड भी होता है, फ्रस्ट्रेटेड भी होता है। कुछ लोग इसे फ्रस्ट्रेटेड बोलते हैं, फ्रस्ट्रेटेड। अब इसी का अब सिनोनिम्स हो गया, तो एंटोनिम्स देखो तो लाइक एंटोनिम का हो गया एक्सेप्टिंग, फ्रेंडली, हैप्पी एंड प्लीजेंट। अब
एक बात ध्यान देना, सिनोनिम का मतलब मिलता जुलता होता है, ऐसा नहीं होता हू बहू, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना। सिनोनिम्स तो फिर भी कर सकते हो, बट एंटोनिम्स को इनिशियल लेवल पे मत करना, क्योंकि अभी ब्रेन इतना एक्टिव नहीं होता कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एक साथ देख लो। जब आपका एक थोड़ा सा लेवल बन जाए ना, तो फिर आप इस पे काम कर सकते हैं। इस बार पॉइंट क्लियर। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और एक दो बातें और डिस्कस करता हूं, इसको ध्यान से देना। यूज न्यू वर्ड्स और रिप्लेस ओल्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मतलब देखो होता क्या है, अगर इंग्लिश वोकेबलरी अच्छी करनी है तो देखो ये झूठ है पूरी तरीके से अगर कोई कहता है कि मुझे इंग्लिश आती नहीं है। ऐसा है ही नहीं। हमारे पूरे देश में शुद्ध हिंदी ही नहीं बोली जाती। अगर मैं शुद्ध हिंदी आपके सामने बोल दूं, मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि स्वतंत्र गुप्ता षष्ठ खा में अपने पठन पाठन को कर रहे हैं या व्यतीत कर रहे हैं समय, ऐसा मैं कुछ बोलता हूं तो आपको क्या लगेगा कि मतलब ये क्या है, मतलब कुछ भी बोलोगे क्या? तो ये थोड़ा आपको खुद भी अटपटा लगेगा, इजंट इट? ये प्रॉब्लम है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हिंदी भी नहीं आती है। मैं चलो एक छोटी सी हिंदी की लाइन बोल देता हूं, ये गीता की है। जैसे सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र तेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। इतनी शुद्ध हिंदी भी कोई नहीं बोलता है, लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश सबको आती है। अब बात मुद्दे पे आता हूं, तो कहने का सीन क्या है कि देखो थोड़ी बहुत इंग्लिश सबको आती है, ब्यूटीफुल तो मैं मान के चलता हूं सबको आता है। अच्छा, इससे जुड़े हुए वर्ड क्या हो सकते हैं, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जुड़ा हुआ क्या हो सकता है? 4-5 वर्ड रिलेटेड बताओ, जैसे अभी ऊपर बताया था। तो ब्यूटीफुल है तो आपको ना ब्यूटीफुल यूज करना छोड़ देना चाहिए इन माय ओपिनियन। आप एल्योरिंग यूज करो, आप प्लीजिंग यूज करो, अट्रैक्टिव यूज करो। डोंट जस्ट से लाइक आप अपने एक दोस्त को देखते हो और कहते हो यार यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, स्टॉप सेइंग दिस प्लीज। से यू आर लुकिंग फैबुलस, आई मस्ट से यू आर लुकिंग अट्रैक्टिव, यू आर माई आईज आर मेस्मराइजिंग, ऐसे बोलो, मतलब उसको लगे भी तो हाँ चलो तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है। गॉट माई पॉइंट? तो वर्ड्स को रिप्लेस करना होता है, अगर आप ये करना शुरू कर दो ना तो मतलब बहुत ही ज्यादा कम समय पे आप वोकैबुलरी अच्छी कर लोगे। इसके बाद एक और छोटी सी बात है, वैसे ये बात मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करी जाए तो यस आपको याद करने पड़ेंगे। ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ो, आप सादे नहीं समझ पाओगे, कुछ कर लो नहीं समझ पाओगे। आपको अब शेक्सपियर बनना है तो एक अलग बात है, फिर आप यूजीसी क्वालिफाई करो, पीएचडी करो, वो आपकी मर्जी है, बट इन माय ओपिनियन याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने जब मैंने बेसिक वीडियो बनाया था हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश, तो उसमें आप जाके देख सकते हो। तो कुछ वर्ड्स उठाना, याद करना, टिप्स काम आ सकती हैं, ट्रिक्स आई डोंट थिंक कभी भी काम आएंगी। कुछ कहेंगे नहीं हमारी तो काम आती है, हम तो फलाना टीचर को फॉलो करते हैं, बिल्कुल करिए, आप वहीं पे रहिए, भगवान आपका भला करे, आप सबका बहुत भला करे। लेकिन वही काम डबल कर रहे हो अपना, फिर 6 महीने बाद बोलोगे सर अभी भी इंग्लिश नहीं आती। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो 3 साल बाद भी बोल रहे हैं कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती, उनका कुछ नहीं हो सकता। बुरा लगेगा बट उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो वही बात अगर 6 महीने फॉलो कर लेते हैं ना तो उनका सिलेक्शन हो जाता। और ये हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर लगेगा कि सर आप फेवरेटिज्म दिखा रहे हो, नेपोटिज्म कर रहे हो। नो, बट हैं जितने भी सिलेक्ट हुए हैं हमारे इंस्टीट्यूट्स में, आप इनसे जाके मिलिए, अभी उनके इंटरव्यूज आने शुरू होंगे, आप खुद देखिएगा। तो याद करने पड़ेंगे कुछ वर्ड्स, याद करना भी, पढ़ना जरूर, मतलब रीड बहुत ज्यादा करना। वो लोग डिक्शनरी लेके नहीं बैठते। अब इसी बात पे मैं डिक्शनरी की बात कर लेता हूं। देखो मैं ऐसा मानता हूं, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपकी मर्जी। एक बेस्ट डिक्शनरी जो मुझे मिली है, एक तो मिली है वर्ड वेब और दूसरी मिली है हिंदी खोज, ठीक है। तो वैसे तो अगर इंग्लिश प्रिपेयर करनी है तो इंग्लिश को इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, क्योंकि जब तुम हिंदी में रहते हो ना, देखो ये आदत है, मतलब अब मैं गुजरात में हूँ एंड आई एम फ्रॉम यूपी, इफ आई वांट टू लर्न गुजराती डेफिनेटली आई विल ट्रांसलेट एवरी सिंगल गुजराती वर्ड इनटू हिंदी, देन आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्टिकुलर वर्ड और सेंटेंस। बट कितना कर पाऊंगा, एक लिमिट है ना। तो उससे अच्छा क्या है कि मैं उसके बेसिक्स को जान लूं, बेसिक वोकैबुलरी को जान लूं एक बार, और उसके बाद मैं गुजराती को गुजराती सेंस में ही लूं, ठीक है। इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझूं। तो इससे क्या होता है, एक डिफरेंस समझाता हूं। देखो जब आप बात करते हो ना, मतलब क्या ऐसा समझो आप, हिंदी में खुश का मतलब खुश है, या तो ज्यादा हो जाएगा तो बहुत खुश हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इंग्लिश में
cheerful, elated, contented, delighted, joyous, overjoyed, pleased, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे और ये सबका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। चीयरफुल ऑफ कोर्स एक एडजेक्टिव है तो वो नाउन के लिए आएगा, इलेटेड एक एडजेक्टिव है नाउन के लिए आएगा, प्लीज्ड एक एडजेक्टिव है जो ऑफ कोर्स या मैं ऐसे बोलूं तो पास्ट पार्टिसिपल है जो कि आपके वॉइस में यूज होगा इस तरीके से, क्योंकि जब मैं उसे प्लीज करूंगा तो वर्ब बन जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में और यहीं पे एक बच्चा, एक नॉर्मल, एक एवरेज स्टूडेंट, ऑफ कोर्स जो आप नहीं है, वो समस्या देखने लगता है। तो एक कोशिश करिए इंग्लिश में, चलिए मैं वर्ड वेब फॉलो करता हूं, मैं रिकमेंड भी करता हूं, ऑफ कोर्स और भी कुछ डिक्शनरीज हैं बट वो आपके काम की नहीं है। आप वर्ड वेब पे जा सकते हो, हिंदी खोज आप देख सकते हो, एक डिक्शनरी आपके मोबाइल पे जरूर होनी चाहिए जिस तरीके से आपने इंस्टाग्राम टिकटॉक को यूज किया हुआ है। खैर आगे आते हैं, लास्ट फोकस ऑन रूट वर्ड्स। देखो रूट वर्ड्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और ये ट्रिक नहीं है, ये पूरी कॉन्सेप्ट्स होती हैं। आप अच्छी बुक सच एज वर्ड पावर मेड इजी जैसे चीजों को जरूर पढ़िए। अब जैसे मान लो एक फिल है, फिल का मतलब होता है लव। अब सीधी सी बात एक समझ लो कि अब कहीं पे भी आपको PHIL मिल जाएगा तो इसका मतलब प्यार मोहब्बत होगा, ठीक है, कुछ मतलब चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। चलो तो अब जैसे वर्ड फिलिप, अब फिलिप के तो प्रोडक्ट्स भी आते हैं बट वो अलग चीज है, वो नाउन है। अब फिलिप है तो अ लवर ऑफ हॉर्सेस, जो घोड़ों का लवर होता है। लवर मतलब ऐसे नहीं उससे जाके शादी कर लेगा, मतलब उसे घोड़े पालना पसंद है। इसी तरीके से फिलोसोफर, अ लवर ऑफ विजडम, ठीक है। और आगे भी आप देखिए काफी सारे वर्ड जैसे मैंने लिखे हैं, हीमोफिलियाक, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलोजिस्ट, ठीक है, या फिर फिलोडेंड्रॉन तो लव ट्रीज, एंड फिलोसोफर मींस लवर ऑफ विजडम, मतलब जैसे बहुत शौक है, लाइक आई फील माई सेल्फ अ फिलोसोफर, बट पता नहीं। तो खैर, तो ये थोड़ा सा है, रूट वर्ड्स पे ध्यान देना। अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे ER यहाँ पे लगा है ना, जब भी आपको ER मिल जाएगा तो एक चीज समझ आना कि ये नाउन होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे फोटोग्राफर होता है, सुनो फोटोग्राफर नहीं होता है, इस फोटोग्राफर, तो आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे IST लगा है तो ये एक एक्शन दिखाने का काम करता है। अब जैसे साइंस से साइंटिस्ट बन गया, फिलेंथ्रोप से फिलेंथ्रोपिस्ट बन गया। अब यहाँ पे एंथ्रो लगा है, एंथ्रो भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब इट्स नॉट एंथ्रो, सॉरी, इट्स एंथ्रोप। अब ये भी एक रूट वर्ड है जो कि मैनकाइंड दिखाता है, लिखा ना लव ऑफ ह्यूमंस। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाऊं तो फिल मीन्स होता है लव, एंथ्रोप मीन्स होता है मैनकाइंड, तो ऑफ कोर्स IST एक्शन करने वाला। अब साइंटिस्ट बन गया, एंथ्रोप से बना दूं तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया। तो इस तरीके से आप वैरायटी ऑफ वर्ड्स बना सकते हो, मतलब एक रूट से ना मतलब 10-20 वर्ड्स भी बन जाते हैं। लेकिन अगेन एक बात है कि रूट वर्ड्स पे भी आप काम तब कर सकते हो जब आपके पास 1000-1500 वर्ड्स हों, मतलब के बेसिक वर्ड्स होने चाहिए। और यस, कॉन्फिडेंट हमेशा रखो कि तुम्हें इंग्लिश आती है, दुनिया बोले ना बोले उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें इंग्लिश आती है, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे। आई होप ये चीज आपके काम आएंगी, इनको ध्यान रखना, इधर उधर की बातें नहीं, आराम से चलोगे, कॉन्सेप्चुअली काम करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। अदरवाइज संघर्ष पहले भी था, संघर्ष बाद में भी होगा, और यही कहोगे सर बड़ा संघर्ष है दुनिया में, हमसे ना हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है सर, आपसे ही होगा, आप ही कर पाएंगे और आपका ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आई होप ये काम कर रहा है, एंड इफ यू वांट me to make some videos on vocabulary, please let me know in comment section. Definitely I'll make some videos on it. So चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. Till then, have a nice day.